हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल GT60 फार्मेसी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, यानी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या है वो आज की इस वीडियो में देखेंगे। अब जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी कंट्रोल की जाती है ब्रेन की हेल्प से, ओके, ये आए हैं ब्रेन की हेल्प से, इसी तरह से ये है सेल का स्ट्रक्चर। तो सेल कंट्रोल किया जाता है न्यूक्लियस के ज़रिए। ओके, ये है न्यूक्लियस। ये डबल मेम्ब्रेन होता है, यानी इसके दो मेम्ब्रेन होते हैं। ओके, तो ये है सेल और ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है? सेल को कंट्रोल करता है। अब ये न्यूक्लियस को यहाँ पे जूम करके ये इमेज है न्यूक्लियस की। ओके, तो चलो देख लेते हैं न्यूक्लियस के कौन कौन से पार्ट्स है, स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। उसके बाद हम न्यूक्लियस की जो जो स्ट्रक्चर्स है उनका क्या फंक्शन है वो देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं हम, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है। तो बच्चों, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ओके, तो यानी न्यूक्लियस के पास डबल लेयर मेम्ब्रेन है, जिसकी जो ये बाहर की जो मेम्ब्रेन होगी उसे कहेंगे हम आउटर मेम्ब्रेन। ओके, और जो अंदर की मेम्ब्रेन होगी उसे कहेंगे हम इनर मेम्ब्रेन। यानी जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन है, यानी उसके एक बाहर एक मेम्ब्रेन है और एक अंदर एक मेम्ब्रेन है। तो बाहर की जो मेम्ब्रेन होंगी उसे कहेंगे हम आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर की मेम्ब्रेन रहेंगी उसे कहेंगे हम इनर मेम्ब्रेन। इनके बीच में जो स्पेस होगी हम उसे कहेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ओके, तो हमने क्या क्या देखा? न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखा, जो डबल लेयर होती है। बाहर की आउटर मेम्ब्रेन होगी, अंदर की इनर मेम्ब्रेन होगी, और ये दोनों के बीच का जो स्पेस है इसे कहेंगे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब ये न्यूक्लियस के अंदर एक होता है पार्ट, जो न्यूक्लियस का सबसे बड़ा पार्ट होता है, उसे कहते हैं हम न्यूक्लियोलस। ओके, ये जो सर्कल टाइप में दिख रहा है आपको, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ओके, और ये जो न्यूक्लियस के अंदर होता है लिक्विड, और लिक्विड के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। ओके, तो इन सब को कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, क्या कहेंगे हम? लिक्विड, न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड, न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट्स और एंजाइम्स, इन सब को कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो उलझा हुआ सा स्ट्रक्चर होता है, इसे थ्रेड लाइक। ओके, इसे कहते हैं हम क्रोमैटिन। और नेक्स्ट है, न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से पोर्स होते हैं, या फिर रास्ते या सुराख कह सकते हैं आप इसको, तो इसे कहते हैं हम न्यूक्लियर पोर। ओके, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो डबल इनर आउटर, इसे कहते हैं हम न्यूक्लियर इन्वलप। ओके, क्या क्या देखा हमने? न्यूक्लियर इन्वलप यानी डबल मेम्ब्रेन, उसकी आउटर इनर और पेरी न्यूक्लियर स्पेस। उसके बाद देखा हमने न्यूक्लियर स्पोर्स, ये पोर्स, यानी ये जो पोर्स दिख रहे हैं आपको, ये है न्यूक्लियर पोर्स। उसके बाद देखा हमने न्यूक्लियोप्लाज्म, सॉरी न्यूक्लियोलस। उसके चौथे नंबर पे देखा हमने न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद देखा हमने क्रोमैटिन। अब उसके बाद न्यूक्लियस के साथ एक स्ट्रक्चर अटैच होता है, ये आपको दिख रहा होगा, इसे कहते हैं हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है ये? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी के आगे होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पार्ट्स है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, हम इसे आगे पढ़ने वाले हैं। तो न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप है, रफ और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इन्हीं के साथ अटैच होते हैं ये राइबोसोम। ओके, ये जो आप बारीक दाने के जैसे दिख रहे हैं, ये है राइबोसोम्स। ओके, ये है सेल, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल को। ये था सेल का स्ट्रक्चर। सेल के स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या देखा? न्यूक्लियर इन्वलप, न्यूक्लियर इन्वलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर आउटर इनर और पेरी न्यूक्लियर स्पेस आ गया। फिर देखा न्यूक्लियर पोर, उसके बाद देखा न्यूक्लियोलस, उसके बाद देखा न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाद देखा क्रोमैटिन, उसके बाद देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके दो टाइप है, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद देखा हमने राइबोसोम। तो चलो बढ़ते हैं इनकी तरफ और देखते हैं इनका फंक्शन और स्ट्रक्चर को। तो बच्चों, आज का टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, यानी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामी साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ओके, न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ सेल, यानी ये सेल है
इसका सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? न्यूक्लियस है। यानी सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स है या जितने भी ऑर्गेनल्स है उसमें सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स क्या है? न्यूक्लियस है। ओके, अब नेक्स्ट है ऑल सेल्स इन द बॉडी हैव न्यूक्लियस। यानी जो भी ह्यूमन, अब हमें तो पता है कि ह्यूमन बॉडी बनी है सेल से। ओके, जो ह्यूमन की जो बॉडी है वो बनती है सेल से। ओके, सेल कंबाइन होकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू कंबाइन होकर बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन होकर बनाते हैं सिस्टम, और सिस्टम ऑर्गन कंबाइन होकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म या फिर बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ओके, तो ह्यूमन बॉडी बनी है सेल से। तो जितने भी ह्यूमन बॉडी के सेल्स है उन सब में न्यूक्लियस होता है। ओके, एक्सेप्ट आरबीसी एंड सम सेल्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियस सच एज ऑस्टियोक्लास्ट। यानी आरबीसी को छोड़कर, यानी जो ब्लड है, जो ब्लड के अंदर आरबीसी होता है उसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस नहीं होता, बाकी के बॉडी के जितने भी सेल है सबके अंदर न्यूक्लियस है। और कुछ कुछ सेल ऐसे है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है, और कुछ कुछ सेल ऐसे है जिसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है। ये ऑस्टियोक्लास्ट। ओके, ये ऐसा सेल है जिसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस ऑफ अ सेल हैज़ डबल मेम्ब्रेन। यानी जो न्यूक्लियस है सेल का, अपना जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन है। ओके, उसके दो मेम्ब्रेन है, आउटर इनर, मैंने जो आपको बताया था। अब न्यूक्लियस का काम क्या है? न्यूक्लियस कंट्रोल दी एंटायर सेल। यानी ये एंटायर सेल यानी पूरे सेल को कंट्रोल करता है। दियर सेलुलर मेटाबॉलिज्म, हेरिडिटी, ग्रोथ एंड इनक्लोजेस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ सेल। यानी उसका जो मेटाबॉलिज्म होगा, हेरिडिटी होगी, उसकी ग्रोथ होगी, और उसकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, इन सब को कंट्रोल करना, इन सब को क्लोज करना किसका काम है? न्यूक्लियस का। अब आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये है आपका हाउस। ओके, अब हाउस को सेफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक बाउंड्री लेते हैं ताकि कोई भी बाहर का आदमी अंदर ना आए और अंदर के जो चाइल्ड है वो बाहर ना जाए। तो ये बाउंड्री क्या कर रही है? प्रोटेक्शन दे रही है। ओके, इसी तरह से ये है सेल। ये क्या है? सेल। और सेल के अंदर है न्यूक्लियस। ये है सेल, ये है न्यूक्लियस। हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो है न्यूक्लियस। तब सेल के अंदर से कोई चीज़ें अंदर ना आए और सेल की जो इन्फॉर्मेशन है या चीज़ें हैं वो बाहर ना जाए, इसलिए ये सेल की मेम्ब्रेन होती है या न्यूक्लियर इन्वलप जिसे कहते हैं वो होती है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है? जो सेल के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर नहीं जाती, वो यहाँ पर यही है इनक्लोजेस, यानी वो क्लोज करती है द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ सेल। जो भी डीएनए होगा, आरएनए होगा, इसे कहते हैं हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो संभाल के रखना भी किसका काम है? न्यूक्लियस का ही काम है। ओके, तो अब चलो देखते हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो हमने देखा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वलप। तो चलो देखते हैं क्या है ये। तो बच्चों, फर्स्ट जो पार्ट है न्यूक्लियस का वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे और नाम है या सेकंड नाम भी कह सकते हैं इसका न्यूक्लियर इन्वलप। जो हमने देखा था न्यूक्लियस की जो बाउंड्री है, ओके, उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर सब पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियस के। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर मेम्ब्रेन। यानी ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है, जिसकी फर्स्ट लेयर का नाम है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू लेयर्स आर कॉल्ड एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। मैंने आपको बताया था कि क्या है, न्यूक्लियस क्या है? डबल लेयर है। ऐसा इस तरीके से दो लेयर की न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस, ये क्रोमैटिन, ओके, इसके साथ ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है और इसके साथ राइबोसोम। अब ये डबल लेयर रहने की वजह से ये जो बाहर की होगी वो होगा आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर की होगी वो होगा इनर मेम्ब्रेन। और ये जो दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है इसे कहते हैं हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये पेरी न्यूक्लियर है, मैंने न्यूक्लियस लिख दिया यहाँ पे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ओके, देख सकते हैं यार, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनक्लोजेस द ऑल एनवायरनमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अब बच्चों ये है सेल। ओके, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है न्यूक्लियस और ये है सेल। अब सेल के अंदर जितने पार्ट्स हो गए, जितने ऑर्गेनल्स हो गए, जितना लिक्विड होगा उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। आई होप आपको पता होगा। तो ये जो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो क्या करती है कि ये सेपरेट करती है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। ओके, ये है एक हाउस और ये है एक रूम।
तब ये रूम की जो वॉल है वो सेपरेट करती है रूम को पूरे हाउस से। ओके, ये रहेगा तो घर के अंदर ही, लेकिन ये क्या है, एक सेपरेट रूम है और ये पूरा हाउस है। लेकिन हाउस के अंदर ये रूम की वॉल्स उठाने की वजह से, वॉल होने की वजह से ये एक सेपरेट रूम बन गया। इसी तरह से सेल के अंदर जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से ये जो बाहर का एनवायरनमेंट है जो सेल का, जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर से ये सेपरेट हो गया। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अटैच विथ राइबोसोम एंड कंटिन्यूस विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी जो ये न्यूक्लियस है वो अटैच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और इसके साथ राइबोसोम भी होते हैं। ओके, जो आउटर लेयर है इसकी, इनर लेयर नहीं, हाँ, ये दो लेयर है इसके। जो आउटर लेयर होगी वो अटैच होगी राइबोसोम से और कंटिन्यू होगी राइबोसोम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ओके, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनक्लोजेस दी ऑल इंटरनल एनवायरनमेंट और पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। अब ये बात लॉजिक है कि भाई ये जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, अब ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन नहीं रहने की वजह से जितने भी अंदर की चीज़ें रहेगी वो अंदर ही रहेगी। यानी अंदर की चीज़ें यानी इंटर एनवायरनमेंट जो भी है उसको क्लोज कौन कर रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी जो ये हमारा रूम है, रूम के अंदर का जो चेयर है, टेबल है, वो रूम के अंदर ही होगा, रूम के बाहर जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये दीवारों की वजह से या ये वॉल की वजह से। इसी तरह से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से इसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो क्लोज हो चुका है। ओके, मेम्ब्रेन सेपरेट सेल जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अब ये जो से न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, आरएनए, अब ये न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोज है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से, और इसी की वजह से ये सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है यानी जो लिक्विड है, इससे भी ये सेपरेट हो चुका है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा तो मैं एक बार ये क्लियर कर लेता हूँ। तो बच्चों ये है सेल, ओके, और ये होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए या आरएनए। अब ये न्यूक्लियस की ये जो मेम्ब्रेन है ये काम कर रही है वॉल की तरह। ओके, और ये जो सेल है पूरा एक हाउस है। अब ये वॉल होने की वजह से ये जो डीएनए और आरएनए इन हाउस से सेपरेट हो चुका है। ओके, इनको एक अलग एक रूम मिल चुका है। वही यहाँ पे ये कहना चाहता है कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है वो सेपरेट करती है सेल जेनेटिक मटेरियल, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए है उसको सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से। ये जो लिक्विड है और ये जो बाकी के जो ऑर्गेनेल्स है इनसे सेपरेट कौन कर रही है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वाली जो मेम्ब्रेन है इनको सेपरेट कर रही है। ओके, मेम्ब्रेन एक्ट एज अ बैरियर टू प्रिवेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स और लार्ज मॉलिक्यूल। यानी ये जो सेल है और ये जो मेम्ब्रेन है, अब इन्हें क्या कर रही कि ये जो सेल के अंदर के जो मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लियस के अंदर ना आ पाए। ये है न्यूक्लियस, ये है सेल। अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है तो ये अगर से अंदर आना चाहे तो इसे क्या पार करना पड़ेगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। लेकिन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहने की वजह से ये क्या है, ये एक बैरियर की तरह काम करती है जो मैक्रो मॉलिक्यूल को या लार्ज मॉलिक्यूल को अंदर नहीं आने देती। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है न्यूक्लियस का वो है न्यूक्लियर पोर्स। ओके, ये है न्यूक्लियस, इसके अंदर कुछ इस तरीके से पोर्स होते हैं। ओके, तो ये पोर्स का काम क्या है कि जो लार्ज प्रोटीन्स है, ओके, अब न्यूक्लियस को जब भी अब भूख लगेगी या कोई भी चीज़ उसे नीड होगी तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए ये न्यूक्लियस क्या करता है, रास्ता देता है कोई भी चीज़ों को अंदर आने के लिए। जैसा कि लार्ज प्रोटीन्स हो गया, ये जो न्यूक्लियर पोर्स है वो काम करता है चैनल की तरह। जैसा हमारा हाउस है, उसके हाउस को क्या होता है, गेट लगा हुआ होता है, तो उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर गेट का काम करता है ये न्यूक्लियर पोर्स, जिसके अंदर से आते हैं लार्ज प्रोटीन्स। ओके, अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है न्यूक्लियर लैमिना। अब न्यूक्लियर लैमिना को समझने के लिए हमें और एक बार स्ट्रक्चर बनाना होगा न्यूक्लियस का। ये है न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन। ओके, ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, और जो बीच की जो स्पेस है उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब लेकिन ये जो इनर मेम्ब्रेन है, जो अंदर की जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर भी एक और एक लेयर होती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर लैमिना। ओके, इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर लैमिना, न्यूक्लियर लैमिना। ओके, अब इसका काम क्या है देख लेते हैं। न्यूक्लियर लैमिना प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द न्यूक्लियस। यानी जो मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, ओके, तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है न्यूक्लियर लैमिना।
ओके, ये क्लियर कर लेता है, एक मिनट। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जैसा कि आप सबको पता है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन। ओके, तो अब ये जो न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, ये मेम्ब्रेन है। अब मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी पार्ट्स होंगे, ओके, तो वो सब होंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर लिक्विड है, क्रोमैटिन है, ओके, एंजाइम्स है, ये सब कहलाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। फ्लूइड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस कंटेन एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड्स, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए, डीएनए रेप्लिकेशन। यानी जो न्यूक्लियोलस क्या है, एक फ्लूइड है जिसके अंदर एंजाइम्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है। ओके, न्यूक्लियस के अंदर का एक लिक्विड है जिसके अंदर एंजाइम्स होगा, न्यूक्लियोटाइड्स होगा, जो डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे और डीएनए का सिंथेसिस या डीएनए बनाएंगे और आरएनए बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट है क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन क्या है, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियोलस, और ये एक है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, एक उलझा हुआ सा स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस इन दी न्यूक्लियस, यानी एक न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बनता है डीएनए और प्रोटीन से। ओके, दैट मेड अप फ्रॉम, जो बनता है डीएनए और प्रोटीन से। क्रोमैटिन किससे बनता है, डीएनए और प्रोटीन से। When the cell is about to divide, then chromatin thread-like structure is converted to a condensed structure chromosome. अब ये है न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन आपको पता है ये है पूरा सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। अब जब सेल डिवाइड होने वाला है, यानी सेल जब डिवाइड होता है तो सेल 1 से 2 बन जाते हैं। ओके, तो अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक कंडेंस स्ट्रक्चर में। ओके, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, ऐसा बोल सकते हैं कि आप शरारती बच्चे जब कॉलेज में या स्कूल में इंस्पेक्शन होता है तो क्या हो जाते हैं, वो अच्छे बच्चे बन जाते हैं। इसी तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो उलझा हुआ स्ट्रक्चर होता है क्रोमैटिन का, वो कन्वर्ट हो जाता है एक कंडेंस स्ट्रक्चर में जब सेल डिवाइड होने वाला है। उसी को हम कहते हैं क्रोमोजोम। ओके, या फिर क्रोमोजोम के अंदर क्या क्या होता है हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर के जरिए। तो बच्चों, क्रोमोसोम के अंदर होता है हिस्टोन और डीएनए। ओके, अब डीएनए इस तरीके से इस फॉर्म में होता है डीएनए। ओके, ये देख सकते हैं आप, डीएनए बहुत ही लंबा होता है। अब हिस्टोन क्या करता है, एक, अब जैसा आप एक एग्जांपल ले सकते हैं चरखे का। ओके, जो हम धागा इसके ऊपर जो लपटते हैं, ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, एक छोटे से चरखे के ऊपर पूरा धागा इसके ऊपर फिट हो जाता है। लेकिन अगर से ये चरखा नहीं होता तो धागा किस तरीके से इतना पूरा लंबा होता था। ओके, तो ये चरखा क्या करता है, इस धागे को पूरा लपट लेता है। तो हिस्टोन क्या करता है, डीएनए को इस तरीके से ऐसा लपट लेता है, ये पूरा ऐसा राउंड 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 राउंड। ओके, इस तरीके से इसका जो लेंथ है वो कम हो जाती है और इसी से मिलके बनता है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम ये है, ये जो गुंडी आपको दिख रही है चरखे टाइप में, ये है हिस्टोन और ये है डीएनए इसके ऊपर लपटा हुआ। ओके, ये है डीएनए। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को, जिसका नाम है न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस का सबसे लार्ज पार्ट है। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती। ओके, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, यानी न्यूक्लियस का सबसे बड़ा पार्ट है, इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती और ये न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलता है। यानी ये न्यूक्लियस है, इसका जो लिक्विड होता है, ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये मिलेगा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, एक लिक्विड है जिसके अंदर न्यूक्लियोलस मिलता है। ओके, इसकी मेम्ब्रेन नहीं है। ये काम क्या करता है, ये राइबोसोम को बनाता है और सिंथेसिस करता है आरएनए, आरआरएनए का। ओके, राइबोसोम को भी बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा और आरआरएनए को भी बनाएगा। कौन, न्यूक्लियोलस। आई होप आपको न्यूक्लियस के पूरे पार्ट्स और इसका पूरा फंक्शन समझ आ गया होगा। तो चलो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हमने न्यूक्लियोलस देखा, इसका जो है काम क्या है, फंक्शन क्या है देख लिया हमने। राइबोसोम को बनाता है, ये आरआरएनए को बनाता है। क्रोमैटिन का भी देख लिया, ये डीएनए और प्रोटीन से बनता है। फिर न्यूक्लियर लैमिना देखा, न्यूक्लियोप्लाज्म देखा। न्यूक्लियोप्लाज्म का काम क्या है, ये डीएनए रिप्लिकेशन करता है और सिंथेसिस करता है डीएनए आरएनए का। ओके, डीएनए और आरएनए बनाना और डीएनए रिप्लिकेशन करना, ये काम है न्यूक्लियोप्लाज्म का। उसके बाद देखा हमने न्यूक्लियर लैमिना का काम क्या है, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल और स्ट्रक्चर सपोर्ट टू दी न्यूक्लियस, यानी ये न्यूक्लियस को स्ट्रक्चर और मैकेनिकल सपोर्ट देता है। उसके बाद देखा हमने न्यूक्लियर पोर्स, ये काम करते हैं लार्ज प्रोटीन की पासिंग का काम करते हैं। ओके, ये जो आना और जाना है, ये जो लार्ज प्रोटीन का न्यूक्लियस के अंदर ये काम कौन करता है, न्यूक्लियर पोर्स।
अब नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी काम हमने देखा। सो नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है और पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी है। तो ये काम क्या करता है, हमने देख लिया कि ये जो सेल का जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है, जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट करता है। ओके, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के साथ भी अटैच होता है, और जो इंटरनल इन्वायरमेंट है और जो न्यूक्लियस के पार्ट्स है उनको भी इनक्लोज करता है न्यूक्लियर इन्वेलप। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का और एक काम क्या है कि जो सेल के अंदर की जो जेनेटिक मटेरियल है उनको साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है, और ये एक बैरियर का काम करता है। और ये एक बैरियर का काम करता है कि कोई भी जो बड़े मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर ना आ पाए। ओके, आई होप आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और फंक्शन समझ आ गया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।